आज मैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ और फ्री बॉडी डायग्राम के साथ इसके न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस का सेशन लेके आया हूं। न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस का स्पेशल सेशन लेके आया हूं इसके बीच में, ठीक है। तो अगर आपको याद हो तो मैंने आपको क्या बताया था, हमने बात की थी फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर कि हर बॉडी का, ठीक है, जितनी भी बॉडीज निकल के आ रही है, फॉर एग्जांपल हमने लास्ट में एक ना एग्जांपल की थी पुली की, ये पुली था, हमने ये लास्ट में एग्जांपल की थी पुली की। अगर ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब मैंने आपको क्लियर किया था, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब था कि नेट फोर्स क्या निकल के आएगा, जीरो। नोट कर लो इस बात को, ठीक है। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब होता है फोर्सेस लग रही हैं, बट सारे फोर्सेस को जब ऐड करोगे तो नेट फोर्स क्या निकल के आएगा, जीरो निकल के आएगा। नेट फोर्स क्या निकल के आ जाएगा, जीरो निकल के आ जाएगा। हमने ये सारी बातें की थी। स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब था नेट फोर्स जीरो निकल के आएगा। तो मैंने क्या बोला था आपको, यहां पर जहां पर भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल के आ रहा है, ठीक है, स्ट्रिंग के साथ किसी बॉडी को अगर लटकाया हुआ है, ठीक है, तो वहां पर अवे फ्रॉम, ठीक है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंशन को ड्रॉ कर दो, अवे फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टेंशन ड्रॉ कर दो, ये इस तरह से, इस तरह से, ठीक है। तो ये भी तो मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, तो मैंने बोला था ये, अब स्ट्रिंग सेम है, स्ट्रिंग सेम है तो सेम टेंशंस निकल के आती हैं। तो मैंने क्या बोला था, हमने रूल किया था, रूल क्या किया था, हर बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनाओ। तो M1 के लिए मैंने फ्री बॉडी डायग्राम अलग बनाया, M2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम अलग बना। तो याद रख लो, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम दिया, मतलब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम का मतलब है रेस्ट, नेट फोर्सेस क्या होंगे, जीरो। तो सारे फोर्सेस को पहले रिप्रेजेंट करो, उसके बाद फ्री बॉडी। अब यहां पर अभी रहते हैं मेरे फोर्सेस, फोर्सेस कैसे निकल के आएंगे, अब ये वेट mg डाउनवर्ड जाएगा, इसका भी वेट m1 m2g, mg तो हमेशा डाउनवर्ड ही रहता है, याद रखो इस बात को। ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है बॉडी के ऊपर, तो वो हमेशा डाउनवर्ड ही रहना। तो मैं अगर फ्री बॉडी डायग्राम अगर m1 का ड्रॉ करता हूं तो ये m1 निकल के आया, तो ये क्या निकल के आएगी, अपवर्ड डायरेक्शन में t, डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या निकल के आएगा, m1g। ये फ्री बॉडी डायग्राम किसका निकल के आया, m1 का। इसी तरह से फ्री बॉडी डायग्राम m2 का निकल के आया, ये फ्री बॉडी डायग्राम m2 का निकल के आया। ठीक है। तो इस तरह से स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में फ्री बॉडी डायग्राम्स के साथ बात करनी है, फ्री बॉडी डायग्राम्स के साथ बात करनी है। तो ये हमें प्लॉट करने, मतलब सोचना आना चाहिए, सोचना आएगा तभी होगा, अदरवाइज नहीं होगा। सोचना आएगा तो तभी होगा, ठीक है। ठीक है। सिमिलरली अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर मैंने बॉडी ले ली, अगर मैंने इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बॉडी ले ली, ठीक है, सपोज करो मैंने इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बॉडी ले ली। अब इंक्लाइंड प्लेन 30 डिग्री के एंगल पर, तो ये मेरी बॉडी निकल के आ रही है, लेकिन ये बॉडी मेरी रेस्ट में है, ठीक है, ये बॉडी मेरी रेस्ट में निकल के आ रही है। यार अगर ये बॉडी रेस्ट में निकल के आ रही है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि इसके ऊपर फोर्सेस नहीं लग रहे, फोर्सेस लग रहे हैं, लेकिन नेट फोर्स, रेस्ट का मतलब यहां पर ये निकल के आ रहा है कि मेरा नेट फोर्स क्या निकल के आ रहा है, जीरो निकल के आ रहा है। समझो, इन्हीं बातों को समझना है हमने। ये बातें हमारे लिए नई नई निकल के आ रही हैं, इन्हें समझने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, पर मुश्किल नहीं है, इजी है, बताएंगे तो इजी है, ठीक है। आपके दिमाग में डालूंगा, अगर मैं बताऊंगा तो आपके दिमाग में आएंगी ये बातें समझ में। अच्छा, मैंने क्या बताया था,
वेट mg, ठीक है, अगर याद हो किससे पूछूं, कौन बताएगा? वेट mg क्या निकल के आता था? अगम, वेट mg क्या था? अगम, वेट mg किस डायरेक्शन में जाएगा? अगम, आवाज आ रही है? हनी, वेट mg किस डायरेक्शन में आएगा? हाँ जी, डाउनवर्ड। प्रॉपरली बताओ, मैंने कुछ और भी बताया था साथ में। अन्य वेट mg में मैंने क्या बताया था? डाउनवर्ड तो होता ही है, और क्या बताया था? अन्य वेट mg में मैंने क्या बताया था? और किसको याद है? रेवा याद है? परपेंडिकुलर टू ग्राउंड होता है। वेरी गुड, हाँ जी अरलीन, बिल्कुल, परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। वेट mg क्या निकल के आएगा? परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड 90 डिग्री। ये मेरा ग्राउंड निकल के आ रहा है, तो याद रख लो इस बात को, वेट mg हमेशा ग्राउंड के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए जाएगा। मतलब ये दिमाग में होगा, हमेशा डाउनवर्ड ही जाना उसने, लेकिन ग्राउंड के साथ 90 डिग्री। ये सरफेस निकल के आ रहा है, ये AB जो मेरा निकल के आ रहा है, ये मेरा सरफेस है। ये AB जो मेरा निकल के आ रहा है, ये सरफेस आ रहा है। अच्छा, नॉर्मल डायरेक्शन, नॉर्मल डायरेक्शन यहां पर क्या निकल के आएगा? जो सरफेस लगा रहा फोर्स बॉडी के ऊपर, जो सरफेस लगा रहा फोर्स बॉडी के ऊपर, तो वो हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री के एंगल पे होगा, तो वो इस डायरेक्शन पे होगा। ये सरफेस हमेशा नॉर्मल डायरेक्शन हमेशा सरफेस के साथ 90 डिग्री के एंगल पर होगा। तो ये बातें छोटी छोटी याद रखनी है, ठीक है। नॉर्मल डायरेक्शन भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ही बनता है, ये भी अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जाएगा, ठीक है। अब बॉडी सरफेस ने लगाया बॉडी के ऊपर, तो अपवर्ड डायरेक्शन में लगा, बॉडी भी लगा रही है, पर उसे यहां पर शो करने से हमें कोई फायदा नहीं होगा। लगा बॉडी भी रही है, पर यहां पर उसे यूज करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। इस नॉर्मल डायरेक्शन का मीनिंग समझो। इस नॉर्मल डायरेक्शन का मतलब ये निकल के आ रहा है कि सरफेस इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन बॉडी, ठीक है। एक आप यहां पर डॉटेड नॉर्मल डायरेक्शन बना सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये निकल के आएगा बॉडी इज अप्लाइंग द फोर्स ऑन द सरफेस, ठीक है। बट ये मेरा न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं होता, ये वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला एन, इसलिए हम लिखते नहीं। अब ये ब्लैक कलर वाला जो मैंने एन लिखा, ये आया कहां से? टू एवरी एक्शन देयर इज ऑपोजिट एंड इक्वल डायरेक्शन। न्यूटन का थर्ड लॉ लग रहा है, इसलिए यहां पर निकल गया। अब न्यूटन का थर्ड लॉ तो हमने पढ़ा ही नहीं है, तो यहां पर अभी तो पढ़ा ही नहीं है, ठीक है, पढ़ना है अभी, तो यहां पर इसे डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं होती, यहां पर इसे डिस्प्ले करने की जरूरत नहीं होती। मुझे सरफेस के ऊपर क्या फोर्सेस लग रहे हैं उसके साथ कोई मतलब नहीं है, सरफेस के ऊपर क्या फोर्सेस लग रहे हैं उसके साथ कोई मतलब नहीं है, बॉडी एम के ऊपर क्या क्या फोर्सेस लग रहे हैं उसके साथ मतलब है बस। अब बॉडी एम के ऊपर सरफेस ने फोर्स लगाया, दैट इज नॉर्मल डायरेक्शन एन, एंड बॉडी एम के ऊपर अर्थ ने ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, दैट इज डाउनवर्ड। बस बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस आ रहे हैं मेरे को वो ही शो करने हैं, सरफेसेस वाले फोर्सेस को शो नहीं करना मुझे। समझ में आई बात? ठीक है। अब इंक्लाइंड प्लेन के सरफेसेस में हमें जो भी निकालना है ना, जो भी वैल्यू निकालनी है, ठीक है, जो भी ये निकालना है, ये विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन निकालते हैं हम। ये सारा का सारा विद रिस्पेक्ट टू इंक्लाइंड प्लेन निकल के आएगा, ग्राउंड नहीं निकल के आएगा।
हमने जितने भी वैल्यूज, जो भी आंसर निकल के आएगा ना, ये इंक्लाइंड प्लेन के विद रिस्पेक्ट टू निकल के आएगा, ये इंक्लाइंड प्लेन के विद रिस्पेक्ट टू निकल के आएगा। ठीक है, मतलब बॉडी जिस सरफेस के ऊपर होती है उसकी टर्म्स में मुझे आंसर निकालना होता है। अगर बॉडी ग्राउंड के ऊपर होती है तो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड निकालूंगा, अगर बॉडी सरफेस के ऊपर है तो विद रिस्पेक्ट टू सरफेस निकालूंगा। अब यहां पर इंक्लाइंड प्लेन आ रहा है तो इंक्लाइंड प्लेन के विद रिस्पेक्ट टू निकालूंगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, तो क्या करा करो, जिस सरफेस के साथ भी विद रिस्पेक्ट टू निकालना है, एवरी टाइम याद रख लो उस सरफेस को इमेजिन कर लिया करो एक्स एक्सिस। अब ये मेरा एक्स एक्सिस निकल के आ रहा है। अगर ग्राउंड होता तो ग्राउंड को एक्स एक्सिस मान लेता, अगर बॉडी ग्राउंड के ऊपर होती तो ग्राउंड को, जैसे पिछले क्वेश्चन में। ठीक है, जैसे पीछे देखो जरा, ठीक है, जैसे पीछे देखो, कहां गया ये, नहीं मैं लिया नहीं, जैसे यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। अगर बॉडी यहां पर निकल के आ रही है, ये ग्राउंड निकल के आ गया, ठीक है, तो एक्स एक्सिस यहां पर कंसीडर करने वाला। मतलब कि बॉडी जिस एक्सिस के ऊपर होती है उसे क्या कंसीडर कर लिया करो, एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिया, उसे क्या कंसीडर कर लिया करो, एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिया करो। मतलब कि ये छोटी छोटी बातें हैं जो ना बुक्स में लिखी नहीं हुई और टीचर्स बताते भी नहीं है। ये स्पेशल सेशन मैंने सिर्फ यही बताने के लिए रखा कि बॉडी जहां पर पड़ी हुई है, जिस सरफेस के ऊपर पड़ी है, उसे हमेशा एक्स एक्सिस कंसीडर कर लिया करो। अगर ग्राउंड पे रखी है तो ग्राउंड को एक्स एक्सिस मान लो, अगर इंक्लाइंड प्लेन पर रखी है तो इंक्लाइंड प्लेन को एक्स एक्सिस मान लो। तो अगर ये मैं कंसीडर करके चलता हूं तो मुझे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में इजी होता है। छोटी छोटी बातें हैं याद रखने वाली। अच्छा, वाई एक्सिस कहां पे होता है? वाई एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस होगा। तो वाई एक्सिस हमेशा इमेजिन किया करो बॉडी में से निकलता हुआ, ये मेरा वाई एक्सिस निकल गया, ये मेरा वाई एक्सिस निकल गया। ठीक है, अगर यहां पर इमेजिन करना ना वाई एक्सिस, तो यहां पर बॉडी में से ये मेरा वाई एक्सिस निकल गया। वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के साथ तो 90 डिग्री पर ही रहेगा हमेशा, लेकिन हमेशा हमने इमेजिन क्या करना है कि बॉडी में से निकल गया। अगर इंक्लाइन में प्लेन पर है तब भी, अगर ग्राउंड पे है तब भी। चलिए ये बातें तो सारी होगी। ठीक है, ये तो सारी बातें मैंने कर ली। यहां पर थोड़ा सा और क्लियर कर दूं, इस तरह जहां पर बॉडी का वेट हमने सोचा वहीं पे, वहीं से पास करवा दें। समझ में आ रहा? अब आपको समझना पड़ेगा थ्योरी और न्यूमेरिकल्स जुड़े हुए भी हैं, थोड़ा सा डिफरेंस भी है। न्यूमेरिकल्स के लिए अलग सोच कर रखने पड़ता है। अगर थीटा ये मेरा 90 आ रहा है तो ये एंगल क्या निकल के आएगा? ये एंगल निकल के आएगा 90 माइनस थीटा। ये एंगल क्या निकल के आएगा? 90 माइनस थीटा। अब एंगल तो समझिए, ठीक है। अच्छा, ये पूरा एंगल, ये वर्टिकली ऑपोजिट, ये अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, ये भी क्या होगा? 90 डिग्री। ठीक है। अब ये एंगल जो मेरा निकल के आ रहा है, इसकी बात करते हैं। ये वाला एंगल, ये एंगल कैसे निकल के आएगा? 90 माइनस थीटा। तो 90 माइनस थीटा प्लस थीटा कटिंग होकर, तो ये एंगल क्या निकल के आ रहा है? थीटा निकल के आ रहा है।
और मैंने ऐसे बहुत से बच्चे देखे हैं जिन्हें मालूम ही नहीं होता कि ये एंगल थीटा होता है। मतलब वो थीटा याद कर लेते हैं लेकिन उसके रीजंस नहीं मालूम होते हैं। ये प्रॉपर रीजन आपके सामने निकल के आ रहा है, फिगर के अंदर ही मैंने रीजन दे दिया आपको कि कैसे ये 90 डिग्री बन रहा है, ये थीटा बन रहा है, कैसे ये कैसे थीटा बन के निकल रहा है। तो मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इमेजिन करने से ये कुछ निकल के आएगा। चलिए ये अगर समझ में आ गया तो थोड़ा सा इसे साफ कर दें। ये साफ कर दिया, ये भी साफ कर दिया, ये भी साफ कर दिया और ये भी साफ कर दिया, ये भी साफ कर दिया। थोड़ा सा ध्यान से देखते हैं। अब mg अगर आपको अच्छी तरह से याद हो, मैंने क्या बताया था, अगर कोई फोर्स यहां पर, अगर कोई फोर्स ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, ये होता था फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर कोई इसमें लाई करता था, ठीक है, थीटा डिग्री का एंगल बना के, तो इसे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, अगर ये फोर्स है तो इसे रिजॉल्व कर देते थे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में। तो जिस एक्सिस के साथ उसने थीटा डिग्री का एंगल बनाया होता था उसके साथ आता था कॉस थीटा, उसके ऑपोजिट एक्सिस के साथ आता था साइन थीटा। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अगर सेकंड क्वाड्रेंट है, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट तब निकल के आता है अगर एक्स एक्सिस क्या निकल के आए, नेगेटिव, तब यही फोर्स की डायरेक्शन क्या निकल के आ जाएगी, एफ कॉस थीटा, लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में। लेकिन वाई एक्सिस क्या होता है, पॉजिटिव। ये सारा किया था हमने पीछे वेक्टर्स में। तो यहां पर भी ऐसे ही हो रहा है। ये अगर मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये मेरा सेकंड क्वाड्रेंट है, ये मेरा थर्ड क्वाड्रेंट है और ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट निकल के आ रहा है। ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट निकल के आ रहा है। अब मैं क्या देख रहा हूं, नॉर्मल रिएक्शन एन, वो तो वाई एक्सिस के ऊपर ही है, तो उसे तो रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जो एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस के ऊपर फोर्सेस आते हैं उन्हें सॉल्व नहीं करते, रिजॉल्व नहीं करते, ठीक है। लेकिन आप खुद सोचो, mg थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या होता है, नेगेटिव, वाई एक्सिस भी क्या होता है, नेगेटिव। तो मतलब थीटा डिग्री का एंगल वाई एक्सिस के साथ निकल के आ रहा है, तो ये क्या निकल के आएगा, mg cos थीटा। अरे बाप रे। और ये क्या निकल के आएगा, mg sin थीटा। इस तरह से, इस तरह से निकल के आ रहा है। तो mg को दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए mg cos थीटा डाउनवर्ड, mg cos थीटा along the y axis, negative direction of y axis, mg sin थीटा डाउनवर्ड टू द प्लेन। अब ये mg sin थीटा ही लगता है जब आप किसी इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर पैदल चल रहे हो या साइकिल के ऊपर चल रहे हो या बाइक के ऊपर चल रहे हो ना, तो ये mg sin थीटा के कारण ही आप बैकवर्ड डायरेक्शन में जाते हो। तो एटलीस्ट mg sin थीटा के इक्वल फोर्स लगा के रखोगे तो रेस्ट पे रहोगे, और अगर mg sin थीटा से फोर्स ज्यादा लगाते हो तभी अपवर्ड डायरेक्शन में जाओगे, तभी अपवर्ड डायरेक्शन में निकल के आओगे। समझ में आई बात? ठीक है। तो मतलब कि यहां पर ध्यान से समझें, ठीक है, कि मैं अगर चाहता हूं कि बॉडी इक्विलिब्रियम में रहे, तो मतलब एक डाउनवर्ड फोर्स mg sin थीटा निकल तो आ रहा है, उसके अगेंस्ट एक मुझे अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाना है, तो वो अपवर्ड डायरेक्शन वाला फोर्स जो निकल के आएगा, मैं ये कह देता हूं कि हमने यहां पर बॉक्स को क्या किया, बांध के रख लिया। ये थोड़ा सा साफ करें, ठीक है।
हमने यहां पर बॉक्स को एक रस्सी के साथ बांध के रखी है, ये पुली के साथ, ठीक है। अरे साफ साफ ये पुली निकल के आ रही है, ये पुली से इधर एक मास लटका हुआ है M2, इसे मान लिया M1, ये निकल के आ रहा है M1 G cos थीटा, ये M1 बन जाएगा sin थीटा। तो मतलब M1 G sin थीटा के लिए तो ये रस्सी है, तो यहां पर एक टेंशन निकल के आएगी, ये T, यहां पे एक टेंशन निकल के आएगी T। सो सेम, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, रस्सी सेम की सेम चल रही है, तो ये टेंशन निकल के आएगी इधर। तो मतलब इस तरह से सोचना है ये सारा कुछ। बड़ी मजेदार चीज है, बड़ा कॉम्प्लेक्स था, मैंने उसे पार्ट्स में डिवाइड करते हुए समझाया। तो अगर मैं यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम प्लॉट करता हूं, ठीक है, यहां पर अगर फ्री बॉडी डायग्राम मैं प्लॉट करता हूं तो वो कैसे निकल के आएगा उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है। तो पहले सबसे पहले M1 के ऊपर मैंने फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, तो M1 के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम कैसे आ रहा है, एक्स एक्सिस उठा लिया पहले, ठीक है, mg एक्स एक्सिस यहां पे mg sin M1g sin थीटा इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये M1 और टेंशन T इस डायरेक्शन में, ठीक है। सिमिलरली y एक्सिस के ऊपर n इस डायरेक्शन में, M1g cos थीटा इस डायरेक्शन में, तो ये मेरा फ्री बॉडी डायग्राम निकल के आया M1 का, ये मेरा फ्री बॉडी डायग्राम निकल के आ रहा है M1 का। ठीक है, जिसमें अगर ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, अगर ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है तो T किसके इक्वल निकल के आएगा, M1g sin थीटा, ये मेरी पहली इक्वेशन आ गई। N किसके इक्वल निकल के आएगा, M1g cos थीटा, ये मेरी दूसरी इक्वेशन निकल के आएगी। अगर इन दोनों इक्वेशंस को उठा के सॉल्व करूंगा तो जो भी उसने पूछा होगा, ठीक है, अगर थीटा दिया हुआ है, ठीक है, T और N फाइंड करना है, M1 दिया होगा तो मैं T और N इजीली फाइंड कर लूंगा। तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ फ्री बॉडी डायग्राम। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस तो ये निकल के आ रही है, यहां पर मुझे पता चल रहा है न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है यार, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या कहता है, अगर बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे ही रहेगी, प्रोवाइडेड उसके ऊपर कोई नेट फोर्स, उसके ऊपर नेट फोर्स क्या निकल के आता हो, जीरो। तो ये नेट जीरो ही निकल के आ रहा है। तो लेकिन मैं नेट फोर्सेस यहां पर फ्री बॉडी डायग्राम के अंदर नेट फोर्सेस मैंने शो कर दिए कि यार ये अगर लेफ्ट साइड में जा रहा है तो ये राइट में जा रहा है तो ये लेफ्ट में हो जाए, लेफ्ट के इक्वल होगा, ये अपवर्ड जा रहा है तो ये डाउनवर्ड इक्वल होगा। तो इस तरह से डाउट है तो पूछो, मेरे हिसाब से तो होना नहीं चाहिए, मैंने बड़े ध्यान से पार्ट्स में डिवाइड करके बताया। और इवन के कोई टीचर नहीं बताता ये बात, इवन के बुक्स में भी नहीं बता देती एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ऐसे इमेजिन करना। चलिए अभी मैं नाम लेके पूछ रहा हूं, हलीन समझ में आई सारी बात, कोई डाउट है तो पूछो। नो सर। थैंक यू। हनी, यस सर। है कोई डाउट तो नो बोलना है, यस क्यों बोल रहा है। इशिता, इशिता जी कोई डाउट है, पक्का। इशिता भी खुश होकर बोल, जब भी कोई नई बात समझ में आती है मुझे तो बड़ी खुशी मिलती है यार, तेरी आवाज से खुशी जाहिर नहीं हो रही। चलो कोई बात नहीं। कृष्णा, मनमीन आई लेट है, मैंने बहुत बातें बता दी थी आपकी, आप लेट ज्वाइन किया आपने, चलो बाद में देख लीजिएगा सेशन। तो बाकियों को क्लियर है, सभी को तान्या क्लियर है,
चलिए न्यूमेरिकल के ऊपर चलते हैं। एक बड़ी बहुत मोटी मोटी बातें बताई हैं मैंने, अब मैं न्यूमेरिकल के ऊपर जा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, गौर से देखिएगा इस न्यूमेरिकल को। तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, एक इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर बॉडी है, बॉडी का वेट दिया हुआ है 5 kg और ये टेंशन टी के साथ, मतलब एक रस्सी के साथ, स्ट्रिंग के साथ बांधा हुआ, तो ये जो इधर मास निकल के आ रहा है वो आ रहा है 3 kg, ठीक है। और ये एंगल जो मुझे दिया हुआ 3 थीटा, ये थीटा दिया हुआ, ठीक है। इफ दिस सिस्टम is in equilibrium, find theta t and n, ठीक है। पहले तो प्लॉट करोगे t और n को, फिर थीटा t और n, t मतलब टेंशन, n मतलब नॉर्मल डायरेक्शन, ठीक है। ये मेरे को फाइंड करना है if the system is in equilibrium। और जो सारी बातें मैंने पीछे बताई सारी की सारी यहां पर यूज होंगी मेरी, जितना भी मैंने बताया वो सारा का सारा यहां पर मेरा यूज होगा। तो पिछली फिगर को दिमाग में रखो, आपने कॉपी में प्लॉट किया होगा, उसे देख देख के इस फिगर के अंदर टी एन प्लॉट करो और जितने भी फोर्सेस निकल के आ रहे हैं उन्हें रिजॉल्व करो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, रिजॉल्व कर दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था, बॉडी जिस सरफेस के ऊपर होती है उसे क्या सोच लिया करो, एक्स एक्सिस। तो ये मैंने एक्स एक्सिस इमेजिन कर लिया, बॉडी का यहां पर वेट mg नीचे आ रहा है, तो ये m होता 5 इंटू जी, यहां पर mg क्या बन जाएगा, मास लगा दिया 5 इंटू जी। तो y एक्सिस हमेशा परपेंडिकुलर निकल के आएगा, ये मेरा y एक्सिस निकल के आएगा। तो मैंने अभी अभी सॉल्व करके बताया, ये अगर थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा, ठीक है। तो नॉर्मल डायरेक्शन y एक्सिस के साथ निकल के आएगा, नॉर्मल डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगा, ये मेरा नॉर्मल डायरेक्शन निकल के आ रहा है जो बॉडी के ऊपर फोर्स लग रहा है। ये मेरी टेंशन T निकल के आ रही है इस डायरेक्शन, यहां पर भी पॉइंट सेम स्विंग है तो यहां पर भी टेंशन T निकल के आएगी। अच्छा, mg को डिवाइड किया रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में, तो जिस एक्सिस के साथ, अब ये y एक्सिस है, जिस एक्सिस के साथ थीटा डिग्री का एंगल होता है उस एक्सिस में cos वाला कंपोनेंट निकल के आएगा, तो ये f5g cos थीटा इधर जाएगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट है। तो इस एक्सिस में 5g cos sin थीटा निकल के आएगा, 5g sin। अभी अभी किया हमने ये सारा, हमें सॉल्व करना आ गया, ठीक है। तो अगर मैं फ्री बॉडी डायग्राम यहां पर प्लॉट नहीं भी करता तब भी मैं सॉल्व कर लूंगा। कैसे सॉल्व कर लूंगा, अब ये मेरा सॉल्यूशन है, मैंने फिगर के अंदर ही सॉल्व कर दिया, तो फ्री बॉडी डायग्राम हमें सारा क्लियर है, ठीक है। चाहो तो बना लो, छोड़ना तो छोड़ दो, आपकी विश, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n निकल के आ रहा है मेरा 5 इंटू जी इंटू कॉस थीटा के इक्वल। क्यों, मुझे कैसे पता ये इक्वल है, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में ऑपोजिट फोर्सेस हमेशा क्या होंगे, इक्वल। तो n का ऑपोजिट क्या निकल के आ रहा है, 5 cos थीटा, तो ये मेरी पहली इक्वेशन निकल गई। टेंशन t का ऑपोजिट फोर्स कौन सा निकल के आ रहा है, 5g sin थीटा, 5g sin थीटा, t अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, 5g sin थीटा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो इक्विलिब्रियम है तो आपस में क्या होने चाहिए, इक्वल। तो ये मेरी दूसरी इक्वेशन निकल गई। सिमिलरली अब यहां पर ये वाला भी तो फोर्स निकल के आ रहा है, ये 3g नहीं निकल के आएगा फोर्स, ये साइड पे भी तो पड़ा हुआ,
तो इसके ऊपर भी ये भी अगर ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, मतलब ये भी रेस्ट पे होगा, तो अपवर्ड फोर्स टेंशन इज इक्वल टू क्या आएगा 3 इंटू जी। ये मेरी थर्ड इक्वेशन निकल गया। तो इसके अंदर जी की वैल्यू पुट कर दी मैंने 10 मीटर पर सेकंड। जी क्या, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, अर्थ ने जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया, तो टी मेरा निकल के आ गया 30 न्यूटन। पुट वैल्यू इनटू, तो 30 इज इक्वल टू 5 इंटू 10 इंटू साइन थीटा। तो यहां पर साइन थीटा मेरा निकल के आ रहा है 3/5। साइन थीटा निकल के आ रहा है 3/5। ठीक है। और ये वाला ट्राइंगल जिसकी साइड परपेंडिकुलर 3 हो, हाइपोटेन्यूज 5 हो, तो ये बेस आया था। ये बड़ा फेमस ट्राइंगल है। तो ये थीटा इसका क्या निकल गया था 30-70। न्यूमेरिकल्स के लिए कंपटीशन में याद रखो, अगर ये ट्राइंगल निकल के आता, जो ये वाला एंगल क्या निकल के आएगा 37, मतलब थीटा क्या निकल के आ रहा है यहां पर 37 डिग्री निकल के आएगा। तो ये याद रखना 37 डिग्री। जब भी साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 होगा तो याद रख लो कॉम्पिटिशन के लिए थीटा हमेशा क्या लेके आएगा 37 डिग्री लेके आएगा। कॉस क्या होगा 4/5। अब कॉस, यहां से कॉस थीटा की वैल्यू निकाल लो। कॉस थीटा क्या निकल के आएगा 4/5। वैल्यू n में पुट कर दो। ठीक है, वैल्यू n में पुट कर दो। n इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा 5 इंटू 10 इंटू कॉस थीटा 550 इंटू 4/5 कटिंग की, तो ये क्या है 10। n क्या निकल गया 40 न्यूटन निकल गया। नॉर्मल एक्शन क्या निकल के आया 40 न्यूटन निकल गया। कितना इजी है सारा कुछ समझ के। अब बच्चे पता नहीं इन क्वेश्चंस में क्या करके आते हैं, उन्हें समझ में नहीं आता करना क्या होता है बहुत इजी है। प्रोवाइडेड बच्चे को यह बताया जाए कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कहां पे इमेजिन करना। ठीक है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इमेजिन कहां पे करना वो बता दिया जाएगा। चलो ठीक है, एक और बात करते हैं, न्यूमेरिकल करते हैं। एक और मेरे पास ना, अब ये बॉडी के ऊपर बॉडी आ रही है। ठीक है, ये एक बॉडी है एंड ये ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये दूसरा ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब बॉडी के ऊपर बॉडी आ रही है, ब्लॉक और ब्लॉक। ये प्रॉब्लम। ठीक है, इसका मास कैपिटल एम है, इसका मास स्मॉल एम। कैपिटल एन एंड स्मॉल एम, कैपिटल एम एंड स्मॉल एम। अब मुझे इसमें फाइंड करना, फाइंड एन मतलब नॉर्मल एक्शन बिटवीन टू ब्लॉक्स एंड एन बिटवीन सरफेस एंड बॉडी of mass capital M. तो फिगर पहले बनाओ, सोचो कैसे करना है। फिगर बना के सोचो क्या क्या बातें निकल के आएंगी इसके अंदर।
चलिए मैं बात करता हूं, ठीक है। तो इन छोटी छोटी बातें निकल के आएंगी, बड़े ध्यान से देखिएगा इसमें, ठीक है। जिसकी तरफ बच्चा कभी कभी ध्यान देता नहीं है, पता है उसे, ये मैं नहीं कह रहा कि आपको पता नहीं है, अभी तक की सारी डिस्कशन में सारी बातें मैं बता चुका हूं, बस ध्यान नहीं जाता, ठीक है। तो फोर्सेस सबसे पहले ना निकालते हैं M1 के ऊपर, सॉरी स्मॉल m के ऊपर, स्मॉल m के ऊपर फोर्सेस की बात करते हैं। तो देखो फोर्स ऑन स्मॉल m, स्मॉल ऑन फोर्स ऑन बॉडी विद मास स्मॉल, ठीक है। तो ध्यान से देखो, इसकी बॉडी कैपिटल इसके साथ कांटेक्ट में है, ये मेरा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल के आ रहा है। तो अगर फोर्स इसके ऊपर लगाएगा तो ये कैपिटल M लगाएगा, बॉडी नीचे वाला ब्लॉक इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, ऊपर तो कोई फोर्स लगाने वाला है ही नहीं, ऊपर से तो कोई फोर्स ही नहीं है उसके ऊपर। अगर इसके ऊपर ये फोर्स लगा रहा है तो ये सोचो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है दो बॉडीज के बीच में, ठीक है। स्ट्रिंग तो है नहीं यहां पर, मैंने क्या बोला था, दो बॉडीज या सरफेस हो जाए या इंक्लाइन प्लेन हो जाए या दो बॉडीज का सरफेस हो जाए, हार्ड सरफेस हो, तो वहां पर अगर आप चेक करना चाहते हो तो नीचे वाली बॉडी ने इसके ऊपर कितना फोर्स लगाया, तो अपवर्ड डायरेक्शन में क्या निकल के आता है, नॉर्मल निकल के आता है। आप एक फ्लोर के ऊपर खड़ जाओ, फ्लोर के ऊपर, फ्लोर जो आपके पैर के ऊपर फोर्स लगाना है जिसके कारण आपके पैर दर्द होने शुरू हो जाते हैं अगर ज्यादा देर खड़े रहोगे, जो फोर्स आपकी बॉडी के, जो फ्लोर ने, फर्श ने जो आपकी बॉडी के ऊपर, पैरों के ऊपर फोर्स लगाया, वो हमेशा क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज नॉर्मल। तो यहां पर स्मॉल m बॉडी जो है, जिस बॉडी का मास स्मॉल m निकल के आ रहा है, वो किसके साथ कांटेक्ट में है, कैपिटल M बॉडी के साथ है, ठीक है। तो उसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकल के आ रहा है, तो वो उसके ऊपर जो फोर्स लगा रही है वो अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगा रही है, वो अपवर्ड डायरेक्शन में ऊपर फोर्स लगा रही है। क्लियर हो रही है बात, ठीक है। अच्छा दूसरा इसकी बॉडी का जो मास निकल के आ रहा है वो क्या होगा, वो m है, ठीक है। इस बॉडी का मास जो निकल के आ रहा है वो m है, तो mg डाउनवर्ड भी तो होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगेगा, मतलब वन एट ए टाइम मैं उठा रहा हूं। सबसे पहले मैंने स्मॉल m को सॉल्व करने की सोची, स्मॉल m को जो मैं सॉल्व कर रहा हूं तो स्मॉल m के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg डाउनवर्ड, ये वाले ब्लॉक के साथ ये कांटेक्ट में, अगर ये ब्लॉक के साथ कांटेक्ट में है तो ये ब्लॉक इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है नॉर्मल अपवर्ड डायरेक्शन, हमेशा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की अपवर्ड अवे जाएगा, चाहे वो नॉर्मल हो चाहे वो टेंशन हो। क्लियर हो रही है। तो मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम अगर प्लॉट करता हूं स्मॉल m का, तो वो इस तरह से निकल के आ रहा है n डिवाइडेड बाय mg। अब अगर ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम है, दिस इज अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, तो मेरा n किसके इक्वल निकल के आ रहा है, mg के इक्वल निकल के आ रहा है। तो ये मेरा n किसके इक्वल निकल के आ रहा है, mg। तो ये मेरा पहला पार्ट सॉल्व होगा, n बिटवीन द टू ब्लॉक्स क्या निकल के आएगा, mg निकल के आएगा, mg निकल के आएगा, ठीक है। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, स्मॉल बॉडी के, ऊपर वाली बॉडी के मास के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा अब आते हैं ये ब्लॉक के ऊपर, इस ब्लॉक के ऊपर, ठीक है। अब जब मैं इस ब्लॉक की बात कर रहा हूं तो बड़े ध्यान से देखना, इसे रब कर दे, ठीक है। अगर न्यूटन के थर्ड लॉ को देख के चलो, ठीक है, न्यूटन के थर्ड लॉ, अगर ये निकल के आ रहा था फोर्स ऑन स्मॉल m बाय कैपिटल M, अगर कैपिटल M ब्लॉक ने स्मॉल ब्लॉक के ऊपर अगर
अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है स्मॉल एम भी इक्वल फोर्स लगाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। स्मॉल एम भी इक्वल फोर्स लगा। अब मैं किसके ऊपर फोर्सेस ढूंढ रहा हूं? कैपिटल एम के ऊपर फोर्सेस ढूंढ रहा हूं। अगर कैपिटल एम ने स्मॉल एम के ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया था, देन अकॉर्डिंग टू न्यूटन थर्ड लॉ, मैंने पहले भी बोला था नॉर्मल डायरेक्शन के अंदर न्यूटन थर्ड लॉ रखता है, तो न्यूटन थर्ड लॉ के कारण तो स्मॉल एम भी तो एम के ऊपर कैपिटल एम के ऊपर फोर्स लगाएगा। अब मुझे कैपिटल एम के फोर्सेस ढूंढने हैं, जो नीचे वाले ब्लॉक के ऊपर फोर्सेस लग रहे हैं मुझे वो ढूंढने हैं। अब तो सबसे पहला फोर्स तो ये निकल के आया कि कैपिटल एम ने अगर स्मॉल एम के ऊपर फोर्स लगाया तो स्मॉल एम भी कैपिटल एम के ऊपर फोर्स लगाएगा और दोनों फोर्सेस आपस में क्या होंगे? इक्वल। तो स्मॉल एम के ऊपर भी कितना फोर्स आ गया? कैपिटल एम फोर्स आ गया। ठीक है। देन यार ये भी तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, दिस इज ऑल्सो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये सरफेस के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट आ गया। ये अगर सरफेस के साथ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकल के आ गया तो मीन सरफेस भी कैपिटल एम के ऊपर फोर्स लगाएगा। तो जो सरफेस ने इसके ऊपर फोर्स लगाया दैट इज ऑल्सो द नॉर्मल डायरेक्शन, उसको मैंने नाम दे दिया n1 का। तो कैपिटल एम के दो पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट है, एक तो वो ब्लॉक के साथ कॉन्टैक्ट में है, एक सरफेस के साथ। ब्लॉक में भी, ऊपर वाले ब्लॉक ने भी उसके ऊपर फोर्स लगाया डाउनवर्ड डायरेक्शन में n, सरफेस ने भी उसके ऊपर फोर्स लगाया अपवर्ड डायरेक्शन में n1। ठीक है। तो कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमेशा क्या होते हैं? अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होते हैं। कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमेशा क्या होंगे? अवे फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। देन तीसरा फोर्स इसके ऊपर जो निकल के आ रहा है दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो लगेगा इसके ऊपर, ग्रेविटेशनल फोर्स भी तो इसके ऊपर लगेगा, तो वो निकल के आ जाएगा कैपिटल एम जी। वो क्या निकल के आ जाएगा? कैपिटल एम जी। तो अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाता हूं कैपिटल एम का, तो दो फोर्सेस तो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं। ठीक है। नहीं, एक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, एक फोर्स मेरा अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है दैट इज n1। दो फोर्सेस डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक n एक mg। ये मेरा निकल के आया फ्री बॉडी डायग्राम कैपिटल M के लिए। तो इसका जो n निकल के आएगा, अगर ये इक्विलिब्रियम है तो n1 किसके इक्वल निकल के आएगा? n प्लस mg। तो ये मेरा फोर्स, यहां पर अगर n की वैल्यू पुट कर दोगे तो ये चीज निकल के आएगी। ठीक है। तो ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर निकल के, दिस इज माई रिक्वायर्ड आंसर। ये मेरा रिक्वायर्ड आंसर निकल गया। क्लियर हो रही बात? तो जितने भी पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट हैं वहां पर हमें फोर्स ढूंढना ही ढूंढना है, तभी पता चलेगा कि टोटल फोर्स बॉडी के ऊपर कितने लग रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम में हमने सीखा भी यही है ऑलवेज। सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम में हमने यही सीखा था कि बॉडी के ऊपर कितने फोर्सेस लग रहे हैं वो फाइंड आउट करिए। ठीक है। तो आपके लिए एक होमवर्क दे रहा हूं, ध्यान से देखिए, ये आपका होमवर्क निकल के आएगा, अब इसी के साथ रिलेटेड होगा। ठीक है। तो प्लीज जल्दी से जल्दी इसे सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है। जल्दी से इसे सॉल्व करके मुझे व्हाट्सएप करिएगा। ठीक है। तो यहां पर हमारे 3 ब्लॉक्स निकल के आ रहे हैं, ये 5 kg का, ये 3 kg का, ये 2 kg। ठीक है। तो ये यहां पर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर n1 निकल के आ रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर n2 निकल के आ रहा है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर n3 निकल के आ रहा है। फाइंड n1 n2 n3। ये हमारे क्या नॉर्मल डायरेक्शंस है, नॉर्मल डायरेक्शंस है 3 अलग अलग पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट पे। फाइंड करना आपको, ये आपको फाइंड करना। ठीक है। तो याद रखिएगा ये वाला सारा कंसेप्ट जो मैंने अभी समझाया, जैसे इसे समझाया वैसे ही करोगे, कोई और सॉल्यूशन नहीं है, सबसे इजी। और पता चल जाएगा जो जो बच्चा मुझे सेंड करेगा किस किसी को समझ में आ गया, किस किसी को समझ में नहीं आया। ठीक है जी। तो कल फिर आगे बढ़ेंगे। अब पता चला हमें कि न्यूटन्स
फर्स्ट लॉ, ठीक है, कि हाउ दिस लॉ इज इंपॉर्टेंट, और इसकी इंपॉर्टेंस हमें न्यूमेरिकल्स करने से पता चलती है। न्यूमेरिकल्स, अब आप अगर किसी चेयर के ऊपर रेस्ट पे बैठे हुए ना, तो याद रखिएगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ लग रहा है, और उसका न्यूटन का फर्स्ट लॉ कुछ इस तरह से लग रहा है, जैसे यहां पर ये है, कुछ इस तरह से लग रहा है। आप चेयर पे बैठे हो, चेयर का सरफेस किसके साथ टच कर रहा है? ग्राउंड के साथ टच कर रहा है। तो ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक, आप स्मॉल एम ब्लॉक हो, चेयर कैपिटल एम ब्लॉक है, देन चेयर किसके साथ टच में है? ग्राउंड में। तो आपकी बॉडीज के ऊपर कुछ ऐसे फोर्सेस लग रहे होंगे अगर आप चेयर के ऊपर अभी बैठे हुए। तो सोचो डेली लाइफ में इस तरह से इमेजिन किया जाता है सारा, ठीक है जी।